तो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त अंकित सिंह। तो चलिए आइए हम लोग आज का प्रश्न देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या है और बहुत ही कम समय में इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन आप लोगों को पता है। पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। फेज वोल्ट और लाइन वोल्टता के बीच का फेज कोण क्या होता है। ये हमारा दो क्वेश्चन था। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व पे पहुंच चुके हैं। मैंने इस पे तो ये हमारा था दोस्तों क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, मैंने यहाँ बना रखा है। इसका पहला फिगर इस तरह बनेगा, दूसरा इस तरह बनेगा, तीसरा ये और चौथा ये और फाइनली आंसर होगा इसका आर। तो चलिए आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि कितने पॉइंट है, 4, ए बी सी टी। तो आइए इसका मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आप भी क्या करेंगे कि 4 पॉइंट को लेंगे, ए बी सी डी। चलिए हमने ले लिए 4 पॉइंट। अब हम क्या देखिए, ए से इसका रेजिस्टेंस कहाँ तक है, सी तक। तो हमने ए से कहाँ तक बनाया, सी तक। अब उसके बाद ए से ये देखिए एक निकला रेजिस्टेंस और कहाँ तक गया, डी तक। तो हमने एक लिया और ए से कहाँ तक बनाया, डी तक बनाया। चलिए तो इतना हो गया दोस्तों। अब ये सी पॉइंट पे आइए और सी पॉइंट से देखिए एक रेजिस्टेंस निकला और कहाँ तक गया है दोस्तों, बी पॉइंट तक। हम सी से ले आए और कहाँ तक ले आए, बी पॉइंट तक ले आए। अब चलिए आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग। अब फिर सी से कहाँ से और कौन आया, तो ये सी से आया और ये सी से कहाँ गया, डी तक रेजिस्टेंस। तो सी से डी तक रेजिस्टेंस। अब फिर आइए दोस्तों, ये बी पॉइंट था और बी पॉइंट से ये देखिए रेजिस्टेंस क्या है, डी तक। तो बी से हम लोग क्या किए, डी तक। तो इसलिए इसका फिगर कुछ किस तरह बना, इस प्रकार बना। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आइए हम लोग इसको देखते हैं। या आप इसका दूसरा तरीका कर सकते थे कि आप सी पॉइंट को लेते और डी पॉइंट को लेते। और ऐसा क्यों लेते, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखिए 3 है टर्मिनल है और यहाँ भी 3 टर्मिनल है। तो आप यहाँ से 3 रेजिस्टेंस इस तरह निकालते और इधर निकालते और इधर निकालते। फिर इसको पॉइंट के अनुसार आप जोड़ते जाते। फिर आप डी पॉइंट पे भी देखते तो 3 है, तो डी पॉइंट पे भी 3 आना चाहिए। तो एक आ गया था और दूसरा आपका यहाँ से आ जाता और तीसरा आपका यहाँ से। तो कुछ सर्किट डायग्राम इसका ऐसा बन जाता। तो आइए सर्किट डायग्राम कैसे बना पता चल गया आपको। एक बार और समरी कर लेते हैं। ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया। ए से सी पे गया था दोस्तों, ये देखिए ए से सी। तो हमने ए से ये सी कर दिया। फिर ए से ये देखिए डी तक आया था, तो ए से हमने डी तक कर दिया, जो ये वाला हमने किया है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो सी से बी तक गया था, जो ये है सी से बी। तो हमने यहाँ भी ले आया और सी से बी यहाँ कर दिया। फिर देखेंगे आप दोस्तों सी से डी भी रेजिस्टेंस है, तो सी से हमने डी कर दिया, जो इसमें ये बीच वाला दिख रहा है। फिर देखेंगे आप लोग दोस्तों बी से डी है, तो बी से यहाँ डी हो गया, बी से डी हमारा ये वाला रेजिस्टेंस हो गया। तो आप लोग को आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग आगे का देखते हैं। अब इस आप ब्रिज को, सर्किट के डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। कौन सा है दोस्तों, व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह दिख रहा है। इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि हम पहले व्हीट स्टोन ब्रिज को देखेंगे तो कैसा दिख रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में 2 कंडीशन आते हैं, हमारा बैलेंस कंडीशन और अनबैलेंस कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन क्या होता है, इसको हम लोग जान लेते हैं। बैलेंस कंडीशन, ये दोनों भुजा व्हीट स्टोन ब्रिज की AC और BC, AC और BC दोस्तों का अनुपात, इन दोनों भुजाओं के अनुपात, मतलब AD और BD के अनुपात के यदि बराबर है तब ये ब्रिज हमारा बैलेंस ब्रिज कहलाता है। और ये कैसे होता है, तो आइए इसका हम एक छोटा सा आपको तरीका बता देते हैं कि जब A से C पॉइंट और A से D पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो, या आप कहें कि B से C
और डी से बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो, तब ये बैलेंस की स्थिति हमें प्राप्त होती है। और बैलेंस की स्थिति में हमें पता है कि ये जो हमारा अंदर का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, तो इसमें कोई भी करंट क्या होगी, नहीं जाएगी। बैलेंस के कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ से कोई करंट अंदर नहीं जाएगी, इसीलिए हमने यहाँ पे ओपन रखा है। और बैलेंस का शर्त क्या था कि ये दोनों भुजाओं का अनुपात और ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा। तो बैलेंस होने का ये शर्त था। और बैलेंस क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों भुजाओं का यहाँ से यहाँ का डिफरेंस और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस यदि बराबर है, तब हमारा ये बैलेंस में सर्किट हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का पाया जाता है। इसका एक साधारण उदाहरण आप लोग देखिए। मानिए ये हमारा दो कुछ पाइप है, ये एक बीच में से यहाँ है, ये एक बीच में से, ये दोनों हमारे 10-10 मीटर के हैं। और ये जो बीच में से ब्रिज लगा हुआ है, ये कितने हैं, 5-5 मीटर की ऊंचाई पे है। तो दोस्तों यदि कोई यहाँ से स्लिप करेगा या नीचे की तरफ जाएगा, तो ये सीधे इधर आएगा, कि इधर ये नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई बराबर है और इधर भी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई बराबर है। मैंने भी वही बताया था दोस्तों सर्किट में, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई बराबर है और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई बराबर है। तो क्या वो यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा, वो कहाँ चला जाएगा, सीधे नीचे जाएगा, इसके अंदर कोई नहीं आएगा। इसी तरह इस ब्रिज में होता है कि इसमें क्या होती है, कोई करंट इस वक्त गैल्वेनोमीटर वाले में कोई करंट नहीं जाएगी। अब यदि हम इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखें कि मान लीजिए ये यदि हमारा कोई पोल या खंभा, जो भी आप समझ लीजिए, और यदि इसके बीच में ब्रिज कुछ इस प्रकार हो, यदि ये 10, लेकिन अब इधर इसकी ये 2 है और ये 7 है। दोस्तों यदि यहाँ से कोई आदमी आएगा तो ये इधर से स्लो डाउन हो जाएगा इधर की ओर, अब ये आ सकता है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, अनबैलेंस कंडीशन। इसी तरह दोस्तों हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज में भी होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस हो गया, तो बैलेंस हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट नहीं जाएगा, मतलब ये ओपन, तो ओपन हो गया। अब इसको दोस्तों देखिए, ये वाले को यदि हम खींच दे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, फिर नीचे वाले को खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप इसको देखेंगे तो ये किस में है दोस्तों, सीरीज में। तो R+R कितना हो गया, 2R। नीचे का भी कितना हो गया दोस्तों, 2R। और ये दोनों किस में है दोस्तों, ये दोनों हमारा है पैरेलल में। तो 2R पैरेलल में होता है। तो पैरेलल में यदि सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा है तो आधा हो जाता है, मतलब कि इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, राइट आंसर इसका R होगा। अब इसका एक और तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि ये जो हमारा सर्किट दिख रहा है या ब्रिज दिख रहा है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 डेल्टा का निर्माण कर रहा है, एक ये और एक ये। तो किसी एक डेल्टा को यदि हम इसमें से स्टार में बदल दें, स्टार में यदि हम इस तरह बदल दें और फिर दूसरे डेल्टा के साथ इसका कनेक्शन कर दें, तो भी हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और कैसे, एक थोड़ा सा हम इसका बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 डेल्टा का निर्माण हो रहा था, तो यदि हमारा ये, एक सेकेंड दोस्तों, तो यदि ये हमारा डेल्टा परिपथ होता है कुछ इस तरह, यदि इसको स्टार में बदलना है तो स्टार में इस तरह बदलता है दोस्तों। तो यहाँ यदि इसकी वैल्यू R थी डेल्टा में, तो स्टार में इन सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, R/3 हो जाती है। यदि सारे डेल्टा में जो प्रतिरोध हैं उनकी वैल्यू सेम है, तो उनको स्टार में चेंज करते समय वो कितनी हो जाती है, 1/3। और यदि स्टार में हमारा है और उसको डेल्टा में बदलेंगे तो कितनी हो जाएगी, वो 3 गुनी हो जाएगी। जैसे स्टार में यदि सभी रेजिस्टेंस का मान R है और उस परिपथ को डेल्टा में बदल दें तो उन सभी प्रतिरोध का मान 3R हो जाता है। तो आप स्टार टू डेल्टा से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं।
यहाँ जैसे ये था, तो इस डेल्टा को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस डेल्टा को हम लोग स्टार में बदल देंगे और स्टार में बदलने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। ये किसी एक डेल्टा को ले लीजिए और एक डेल्टा को लेने के बाद ये स्टार में बदल दीजिए और ये पॉइंट ये सी से जुड़ जाएगा, इसका पॉइंट ये जुड़ जाएगा और ये बी पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तो आप ये देखेंगे ये वाला रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में, इसी तरह ये वाला और ये रेजिस्टेंस सीरीज में, और फिर ये दोनों पैरेलल में और इसके सीरीज में एक ये वाला रेजिस्टेंस दोस्तों हो जाएगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी को नहीं समझ में आया हो ये स्टार डेल्टा कॉन्सेप्ट, इसमें टाइम लगेगा तो आप बोलिएगा, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आइए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन था दोस्तों हमारा कि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच का फेज कोण होता है। तो आइए इसका भी एक छोटा सा हम लोग नमूना देखते हैं। चलिए दोस्तों, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का हम लोग आज देखेंगे। ये लीजिए दोस्तों, ये हमारा पेन आ गया। फेज वोल्टेज क्या दोस्तों, फेज वोल्टेज VPH, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच का कोण कितना होता है, हमें ये जानना था। तो पहली बात तो हमें फेज वोल्टेज जाननी चाहिए। फेज वोल्टेज क्या होता है दोस्तों, एक फेज और एक न्यूट्रल, एक हमारा फेज हो और एक हमारा न्यूट्रल हो, तो इन दोनों के बीच नापी गई वोल्टेज डिफरेंस हमारी क्या होती है, वो फेज वोल्टेज कहलाती है। लेकिन यदि हमारे सिर्फ दोनों फेज हो, जैसे ये भी फेज हो और ये भी फेज हो, तब इनके बीच यदि हम लोग नापेंगे तो हमें लाइन वोल्टेज प्राप्त होगा। तो चलिए आइए इसमें हम लोग देखते हैं इसके लिए क्या करना होगा। तो हमें फेज और लाइन वोल्टेज, तो हमें सप्लाई कहाँ से मिलता है दोस्तों, ये जनरेटर होता है और जनरेटर जो पावर प्लांट में होते हैं अल्टरनेटर, वहाँ से हमें ये 3 फेज RYB हमें मिलते हैं दोस्तों। RYB हमें मेनली दोस्तों मिलते हैं। तो ये 3 फेज जो हमें मिलते हैं, तो हमें लाइन वोल्टेज VR VY दोस्तों यहाँ है और ये VB हम जानते हैं कितने डिग्री पे होते हैं, ये हमारे 120 और 120 पे ये प्लेस होते हैं, हमें जो मिलते हैं। और ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि जब इसका साइनोसॉइडल वेव हम लोग प्राप्त होता है तो कुछ फेज वोल्टता का इस प्रकार होगा, फिर Y का कुछ यहाँ से शुरू होगा, फिर B का कुछ इधर से शुरू होगा। तो इस फेज और इस फेज के बीच जो हमारा डिफरेंस होता है, या इस फेज और इस फेज के बीच हमारा जो डिफरेंस होता है, उसको कोण के रूप में लिखा जाता है। तो उसको 120 डिग्री कोण के रूप में लिखा जाता है। तो ये दोस्तों हमारा कितना हुआ, 120 डिग्री का हुआ हमारा। तो चलिए, तो ये हमारा VR हो गया, ये VY का हो गया और ये VB कितने पे हैं सारे, 120 डिग्री पे। तो ये हमारे VR VY, इनके बीच लाइन वोल्टेज है। ऐसा नहीं कहिएगा कि ये VR है तो सर ये फेज वोल्टेज हुआ तो आप 120, नहीं, VR और VY के बीच कोण कितना होगा, 120, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या होगा, लाइन वोल्टेज ना होगा, 2 फेज हैं। इसी तरह यहाँ, इसी तरह यहाँ, तो कोण भी क्या होगी, 120 डिग्री। तो हमें ये लाइन वोल्टेज तो ठीक है पता है, लेकिन फेज वोल्टेज कैसे पता होगा। तो फेज वोल्टेज के लिए हमको न्यूट्रल पॉइंट चाहिए, और ये देखिए न्यूट्रल पॉइंट कहाँ है, ये बीच में। तो यदि हमें फेज वोल्टेज पता चल जाए तो हमें लाइन वोल्टेज पता है VR, तो इसके बीच कोण ज्ञात कर सकते। तो हम लोग फेजर डायग्राम में इसके लिए क्या करते हैं कि किसी भी आप एक फेजर को उसके पीछे के क्वाड्रेचर में फैलाएं, पीछे के क्वाड्रेचर में आप फैलाएं। तो ये देखिए हमने VY को, ये VY है, इस VY को हमने इधर पीछे की तरफ फैलाया, तो ये क्या होगा, -VY। जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं ना, ये हम लोग क्वाड्रेचर बनाते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, तो यही क्वाड्रेचर। तो ये क्या माइनस में चला जाएगा, -VY। अब ये देखिए दोस्तों, ये VR और ये VY। अब हम यदि फेजर डायग्राम से
इसका रिजल्टेंट वी आर और वी वाई का यदि हम वेक्टर एडिशन के द्वारा रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट क्या होगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार। रिजल्टेंट कहाँ जाएगा दोस्तों, ये वी आर वाई इसका रिजल्टेंट होगा, वी आर वाई। और इसके लिए ये देखिए यहाँ पे हम लोग पैरेललोग्राम का नियम पढ़ते हैं वेक्टर एडिशन के लिए, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम का एडिशन लगाया गया है, तो यहाँ हमें वी आर वाई प्राप्त हुआ। और वी आर वाई क्या होगा दोस्तों, वी आर वाई होगा हमारा फेज वोल्टेज। तो हम लोग फेजर में इस प्रकार प्राप्त करते हैं। आप किसी का भी इसी तरह से वी आर को भी नीचे बढ़ा सकते हैं, और वी आर को नीचे आप बढ़ाएंगे तो ये माइनस का वी आर हो जाएगा। तो आप फिर उसके बाद हमें वी वी और इसके बीच का रिजल्टेंट प्राप्त हो जाएगा। तो वी वी और एक हमारा ये लाइन वोल्टेज और दूसरा ये फेज वोल्टेज जैसे यहाँ पे है, तो इसके बीच हमें कोण प्राप्त हो जाएगा। तो ये कोण कितना हुआ दोस्तों, हमेशा याद रखिए जब भी इसको पीछे बढ़ाया जाएगा तो ये दो बराबर भागों में बांटेगी। तो ये 120 का था तो 60 डिग्री हमारा दोस्तों ये हुआ, और 60 डिग्री हमारा क्या हुआ दोस्तों, ये हुआ। फिर हम यहाँ से जब रिजल्टेंट के लिए खींचेंगे तो ये कोण हमारा 30 हो जाएगा और ये कोण हमारा 30 हो जाएगा। तो ये हमारा लाइन वोल्टेज और ये हमारा हुआ फेज वोल्टेज, तो दोनों के बीच कोण कितना हो गया दोस्तों, 30 डिग्री का कोण हो गया। तो राइट आंसर इसका क्या हुआ, 30 डिग्री हुआ। और हमेशा ये भी ध्यान देखिए कि इसमें फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में 30 डिग्री का कोण होता है। इसी प्रकार आप लाइन धारा फेज धारा के बीच का भी कोण याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।